हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देखने वाले हैं आपके परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन नंबर 42 से लेके सेक्शन नंबर 45 तक का टॉपिक। तो काफी छोटा, एकदम आधे पेज का टॉपिक ये होने वाला है। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो इसके पहले पार्ट नंबर 18 में अपने इसके ऊपर के सारे टॉपिक्स यानी सेक्शन नंबर 41 तक अपन ने सब कवर कर लिया था। तो बाय एनी चांस अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया है तो मेक श्योर कि आप उसको जाके एक बार देख लेना, फिर इस लेक्चर को देखोगे तो ये और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वो लेक्चर कहाँ आपको मिल जाएगा? कुछ नहीं, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, वहां पे आपको डेडिकेटेड लॉ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे आपको सर्च करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके पार्ट नंबर 18 जो कि इस वाले चैप्टर का स्टार्टिंग वाला लेक्चर है। तो उसको आप देखोगे, इंट्रोडक्शन एकदम बेसिक से लेके सेक्शन 41 तक मैंने उसमें समझाया, उसको एक बार देख लो, फिर इसको कंटिन्यू करो तो पूरा चैप्टर आपका वन गो में अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में चलते जाएगा। आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, दैट इज डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज, सेक्शन नंबर 42। अब सेक्शन नंबर 42 बोलता है डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन यही उठता है कि सर ये डिवोल्यूशन मतलब क्या? तो डिवोल्यूशन मतलब होता है ट्रांसफर करना। इजी वर्ड में अगर आपको मैं बोलूं कि ट्रांसफर करना, डेलीगेट करना या डिसेंट्रलाइज करना, ठीक है, ऑफ क्या? जॉइंट लायबिलिटीज। ऑफ क्या? जॉइंट लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब आप लोग को अच्छी तरीके से पता है, जॉइंट मतलब भी आपको अच्छी तरीके से पता है, बट ये वो वाला जॉइंट नहीं है। जॉइंट मतलब भैया एक साथ है, ठीक है, दूसरा वाला जॉइंट इसको मत समझना। सेक्शन नंबर 42 क्या बात करता है यहाँ पे, पढ़ो मेरे साथ। तो व्हेन टू और मोर पर्सन्स हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, then unless a contrary intention appears by the contract, all such person during their joint lives and after the death of any of them representative jointly with the survivor or survivors and after the death of the last survivor, the representatives of all jointly must fulfill the। क्या बोल रहा है यहाँ पे? अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और पिछले वाले लेक्चर में अपन ने देखा था कि भैया एक बार आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब आपको उसको परफॉर्म करना है। दो पार्टीज हैं तो एक्स अपने पार्ट का काम करेगा, जेड अपने पार्ट का काम करेगा। एक्स को क्या करना था? एक्स को रॉ मटेरियल भेजना था। जेड को क्या करना था? जेड को क्या करना था? उसको पेमेंट करना था। सिंपल बात है, जब एक्स अपना रॉ मटेरियल दे देगा, एक्स की परफॉर्मेंस हो गई, जेड पेमेंट कर देगा, जेड की परफॉर्मेंस हो गई। जब दोनों के अपने अपने प्रॉमिस हो गए तो क्या हो गया? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। ये अपन ने देखा था। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कहानी में छोटा सा ट्विस्ट। क्या बोल रहा है यहाँ पे? इस बार सेम पुराने वाले एग्जांपल को अपन कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। पुराने एग्जांपल में थे अपने पास एक्स और जेड, यहाँ पे अब ले आते हैं अपन वाई को भी। अब मान लो भैया जेड है, जेड को चाहिए रॉ मटेरियल, जेड कॉन्ट्रैक्ट करता है, जेड कॉन्ट्रैक्ट करता है एक्स से भी। आई होप आपको ये चीजें दिख रही होंगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि स्क्रीन कहीं थोड़ा बहुत हल्का सा कट रहा है, बट चलो चल जाएगा। एक्स और वाई दो जन है, और यहाँ पे जेड है अपना थर्ड पर्सन। जेड कॉन्ट्रैक्ट करता है दोनों से, एक्स से भी और वाई से भी, कि भैया मुझे सर्टेन सर्टेन रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे मान लो भैया जेड को चाहिए टोटल 1000 kg ऑफ रॉ मटेरियल, और इसने दोनों से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि तुम दोनों मिलके मुझे क्या करोगे? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करोगे। तो अब कॉन्ट्रैक्ट सिंपल है कि भैया दोनों को मिलके एक इक्वल प्रोपोर्शन में, अगर कुछ डिटेल में बात नहीं लिखी है तो सिंपल बात है, दोनों दोनों भैया 500 kg का रॉ मटेरियल जो है वो जेड को प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे ये बोलता है सेक्शन नंबर 42 की बाई चांस मान लो अभी परफॉर्मेंस पूरी नहीं हुई है और इसमें से एक पार्टी दैट इज एक्स की डेथ हो जाती है, ठीक है, परफॉर्मेंस अभी क्या है? पूरी नहीं हुई है, बट एक्स की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अब इस केस में क्या होगा? तो इस केस में एक्स का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक्स का क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव वो पिक्चर में आ जाएगा, और एक्स का रिप्रेजेंटेटिव और वाई दोनों मिलके जेड की तरफ उनकी जो भी ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल करेंगे। अच्छा, मान लो कि भैया अभी भी परफॉर्मेंस नहीं हुआ है और वाई की भी डेथ हो जाती है, तो क्या होगा? तो वाई का रिप्रेजेंटेटिव, एक्स का रिप्रेजेंटेटिव दोनों मिलकर फुलफिल करेंगे जो ऑब्लिगेशन जेड की तरफ है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि अगर जॉइंट ओनर्स हैं, जॉइंट प्रॉमिस किया गया, जॉइंट प्रॉमिस मतलब एक ही प्रॉमिस को दो या उससे ज्यादा लोग करें, और उसमें अगर एक पार्टी चली जाती है, एक पार्टी क्या है? चल बसती है, तो उसके जगह में उसका रिप्रेजेंटेटिव उसको रिप्लेस करेगा। दूसरी पार्टी है वो भी चल बसती है, उसका रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, और दोनों को मिलकर ये काम करना पड़ेगा। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लाइबिलिटी एक्स और वाई की थी, वो अब ट्रांसफर हो जाएगी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी कब ट्रांसफर हो जाएगी आपके रिप्रेजेंटेटिव। तो ये था अपना सेक्शन नंबर 42। अब बढ़ते हैं अपन सेक्शन नंबर 43 पे। काफी इजी। एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म सेक्शन 43। क्या बोल रहा है? ऊपर वाला एग्जांपल थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में अपन ने देखा कि भैया जो जेड है वो बोला कि मुझे तो 1000 किलो जो है वो रॉ मटेरियल चाहिए। अब वो एक्स दे, वाई दे, मेरे को नहीं पता, मेरे को दोनों से समान अपने को चाहिए। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि भैया एक्स बोले कि भैया मैं 750 किलो दे दूंगा, वाई बोले भैया मैं 250 किलो दे दूंगा, ये दोनों 500 किलो देंगे, कैसे में भी देंगे। बट सेक्शन 43 बोलता है, सेक्शन 43 बोलता है कि अगर जेड चाहे
तो वो क्या कर सकता है, दो पार्टीज हैं, वो दो में से किसी एक को कंपेल कर सकता है। जेड चाहे तो दोनों में से किसी भी एक पार्टी को कंपेल कर सकता है। कंपेल कर सकता है मतलब जेड बोले कि भैया मुझे जो 1000 किलो चाहिए वो मेरे को पूरा का पूरा वाई से ही चाहिए, एक्स वैक्स को मैं नहीं जानता, मेरे को पूरा का पूरा वाई से चाहिए और वाई को वो क्या है, पूरा सामान देना पड़ेगा। हाँ, अगर वाई चाहे तो बाद में वो जो भी एक्स का हिस्सा बन रहा है वो एक्स से ले सकता है पर्सनली, बट अगर जेड बोल दे कि मुझे तो जो सामान चाहिए वो वाई से ही चाहिए, तो वाई को ही सारा सामान देना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट योर सेक्शन 43 टेल्स अस। क्या बोल रहा है यहाँ पे, when two or more persons make a joint promise, when two or more person make a joint promise, क्लियर है। the promisee में, promisee कौन अपना z, in the absence of express agreement to the contrary, अगर एग्रीमेंट में एकदम एक्सप्रेसली नहीं लिखा है, ठीक है, अगर एग्रीमेंट में एक्सप्रेसली नहीं लिखा है, जैसे सिंपल पहला वाला एग्जांपल, जेड ने कॉन्ट्रैक्ट किया वाई और एक्स से कि भैया आप दोनों मिलके मुझे 1000 किलो सामान दोगे। अब ये तो नहीं लिखा कि एक्स कितना देगा या वाई कितना देगा। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो क्या कर सकता है, प्रोमिसी में कंपेल एनी वन और मोर ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रोमिस। उस केस में जो प्रोमिसी है, जो जेड है, वो कंपेल कर सकता है किसी भी पार्टी को, ठीक है, या मान लो 4 पार्टी है, 4 में से जेड बोलते कि भैया 2 जन एक्स और वाई मिलकर मेरे को सामान दो, ए और बी साइड में रहो, तो एक्स और वाई को पूरा का पूरा उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है एकदम। अब बढ़ते हैं अपन आगे। आगे लिखा है ईच प्रोमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन, क्या बोल रहा है, ईच ऑफ द टू और मोर जॉइंट प्रोमिसेस में कंपेल एवरी अदर जॉइंट प्रोमिसर टू कंट्रीब्यूट इक्वली विथ हिमसेल्फ टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल रहा है कि भैया अगर कुछ नहीं बोला है, जॉइंट प्रोमिसर जो है वो बोल सकते हैं कि भैया सब इक्वली इक्वली करेंगे, बट अगर कुछ स्पेसिफिक बोल दिया कि 1000 किलो में ए जो है वो 50 किलो देगा, ठीक है, बी जो है वो क्या करेगा 100 किलो देगा, और बाकी जो रिमेनिंग बचा उसको एक्स और वाई आधा आधा बांटेंगे, तो हमको उस हिसाब से करना पड़ेगा। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी एक्सप्रेसली इस टाइप का नहीं लिखा हुआ है तो क्या होगा उस केस में, तो उस केस में सारी पार्टीज को इक्वली देना पड़ेगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ एनी वन और टू ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर मेक्स डिफॉल्ट इन सच कंट्रीब्यूशन। क्या बोल रहा है, दो पार्टीज है या तीन पार्टी है, मल्टीपल पार्टी, उसमें से एक जन डिफॉल्ट कर देता है तो क्या होगा, द रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर्स मस्ट बियर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट इन इक्वल शेयर। अगर एक पार्टी अपने काम को करने से मना कर देती तो उसके हिस्से का काम जो भी लॉस हो रहा है वो क्या करना पड़ेगा, बाकी रिमेनिंग पार्टी को इक्वली रूप से देना पड़ेगा। दिस इज व्हाट पॉइंट नंबर 2 इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। आगे एक्सप्लेनेशन लिखा, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट अ श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग his principal payments made by the surety on behalf of the principal or entitle the principal to recover anything from the surety on accounts of the payment made behalf by the principal। खत्म। क्या लिखा है यहाँ पे, सिंपल बोल रहा है कि जो श्योरिटी है, श्योरिटी मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसा पर्सन जो गारंटी दे रहा है। जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी ने ए से उधारी ली है 1000 रुपए की, और ए बोल रहा है कि यार मेरे को बी के ऊपर डाउट है, मेरे को क्या है, बी के ऊपर में डाउट है कि ये पैसा लौटाएगा कि नहीं। तो ए बोलता है बी को कि तू एक काम कर, एक गारंटर ला के दे, एक श्योरिटी ला के दे, जो ये बोले कि अगर बी डिफॉल्ट करेगा आगे जाके, अगर बी पैसा नहीं देगा तो उसका पूरा पैसा मैं दे दूंगा। तो बी मानो अपने फ्रेंड सी को लेके आता है बीच में, ठीक है, और सी बोलता है कि ठीक है भाई, अगर बी पैसा नहीं देगा, प्राइमरी पैसा कौन देगा, बी देगा क्योंकि बी ने लोन दिया है, पर अगर बी डिफॉल्ट करता है तो उसका जो भी लॉस होगा वो रिकवर करके मैं तुझे दूंगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर कोई श्योरिटी अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे, यहाँ श्योरिटी कौन है, सी, और उसका प्रिंसिपल कौन है, बी, अगर कोई श्योरिटी अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कुछ पेमेंट कर देता है तो श्योरिटी के पास राइट है कि वो उसको रिकवर कर सके। ठीक है, एक बार को तो सी ने ए को पेमेंट दे दिया, अब सी के पास राइट है कि वो बाद में जाके बी से उस अमाउंट को रिकवर कर सकता है। या इसका अपोजिट भी बोल रहा है कि अगर बी ने यानी प्रिंसिपल ने श्योरिटी के बिहाफ पे कुछ पेमेंट कर दिया है तो ठीक है, अगर प्रिंसिपल ने भी मान लो श्योरिटी के बिहाफ पे भी कुछ पेमेंट किया है तो वो भी अगेन प्रिंसिपल के पास भी राइट है कि वो श्योरिटी से उस अमाउंट को क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। सिंपल एग्जांपल क्या दिया है, ए बी एंड सी jointly promise to pay D 3000 rupees. He may compel either A, B और C to pay him 3000 rupees. तो ये अपने ऊपर वाले पॉइंट का यहाँ पे एग्जांपल हो गया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि A, B और C है, तीनों ने प्रॉमिस किया है D को कि भैया वो हम तुमको पैसा दे देंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो कायदे से क्या होना चाहिए, A, B और C है, यहाँ पे क्या है, D हो गया। यहाँ पे तीनों ने क्या दिया, टोटल 3000 की बात हुई है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं है तो जाहिर सी बात है कि भैया इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, 1-1000 सब देंगे। बट डी चाहे तो क्या कर सकते हैं, डी खाली ए को बोल सकता है कि भैया पूरा 3000 रुपए तू मेरे को दे। क्या बोल सकता है, डी बोल सकता है ए को कि पूरा 3000 तू मेरे को दे, बी और सी को मैं नहीं जानता। तो ठीक है भैया, ए को वो चीज देनी पड़ेगी। अब ए ने पूरा 3000 का पेमेंट इसको कर दिया डी को, अब ए जो है वो बी और सी से जाके जो भी पैसे हैं वो रिकवर कर सकता है। जैसे 3000 है, 3000 में ए का हिस्सा कितना बनता है, 1000, तो बाकी ए ने एक्स्ट्रा कितना दिया, 2000। अब वो 2000 वो बी और सी से 1000 करके ले सकता है। क्लियर बात है एकदम। बढ़ते हैं अपन आगे।
इफेक्ट टू रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर सेक्शन 44। अगर एक कोई जॉइंट प्रोमिसर को हम रिलीज कर देते हैं तो क्या होता है, देखो, वेयर टू और मोर पर्सन्स हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, जहां दो या उससे ज्यादा पर्सन ने एक जॉइंट प्रॉमिस किया है, a release of one of such joint promiser by the promisee does not discharge the other joint promiser or joint promiser, neither does it free the joint promiser so release from the responsibility to the other joint promiser or promiser। सिंपल क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगेन एग्जांपल, ए बी सी है, तीनों ने प्रॉमिस किया है ई से कि भैया हम तुमको पैसा पे करेंगे। डी बोलता है कि जाओ सी जी लो अपनी जिंदगी, जाओ सी जी लो अपनी जिंदगी, मतलब क्या, मुझे तुमसे पैसा नहीं चाहिए। ऊपर वाले केस का थोड़ा सा उल्टा, ऊपर वाले केस में डी कंपेल कर रहा था कि ए मुझे तुमको पैसा चाहिए, इसका दूसरा मतलब क्या होगा कि उसको बी और सी से पैसा नहीं चाहिए, यानी बी और सी को क्या कर दे रहा है, एक तरीके से रिलीज कर दे रहा है। और रिलीज कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस ही करेगा। क्या बोल रहा है, रिलीज ऑफ वन ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर, ये कौन है, इन लोग है प्रोमिसर, इन लोग कौन है, प्रोमिसर, बाय द प्रोमिसी, प्रोमिसी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो डी ने बोला कि सी जाओ जी लो अपनी जिंदगी, मैं तुमको रिलीज करता हूं और मेरा जो भी बकाया राशि है वो ए और बी दोनों मिला के पे करेंगे। ए और बी क्या है, दोनों मिला के पे करेंगे। अब ए और बी ने उसको दोनों मिला के डी को पैसा दे दिया, बट क्या बोल रहा है यहाँ पे, does not discharge the other joint promiser or joint promiser, neither does it free the joint promiser so release from the responsibility to other joint promiser। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर डी ने एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज कर दिया तो ए और बी भी रिलीज होगा, ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब ए और बी ने तो पैसा दे दिया, सी के हिस्से का भी पैसा दे दिया, अब ए और बी जाके बाद में इसको सी से वसूल सकते हैं, क्योंकि जो सी की लाइबिलिटी है, सी की जो लाइबिलिटी है ए और बी के प्रति, सी की जो लाइबिलिटी है ए और बी के प्रति, क्या लिख रहा था, जॉइंट प्रोमिसर सो रिलीज फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसर्स, नाइदर डज इट फ्री। ठीक है, तो जो सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ए और बी के प्रति, क्योंकि ए और बी ने सी का काम किया है, तो सी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ए और बी के प्रति है वो उससे रिलीज नहीं होगा, वो उससे नहीं बच सकता। जैसे मैंने ऊपर वही बताया कि 3,000 रुपए चाहिए थे डी को, डी ने बोला कि ए और बी तुम मेरे को पैसा दे दो, सी को मैं फ्री करता हूँ। ए और बी ने मिला के 1,500 करके डी को दे दिया, कायदे से उनको पहले कितना देना था, 1,000। अब जो उन्होंने 500 रुपए एक्स्ट्रा दिया है वो जाके वो सी से रिकवर करेंगे, क्योंकि सी फ्री नहीं हो रहा है ए और बी से, सी फ्री हो गया डी से, बट सी ए और बी से फ्री नहीं हो रहा है। ये बोलता है सेक्शन नंबर 44। लास्ट में आते हैं अपन अपने सेक्शन नंबर 45 पे, और इसी के साथ इस वीडियो को भी अपन एंड कर देंगे। तो सेक्शन नंबर 45, इवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स, यानी ट्रांसफर ऑफ जॉइंट राइट्स। अब क्या है ये, when a person has made a promise to two or more persons jointly, then unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests with as between him and them, with them during the joint lives, and after the death of any of them, the representative of such deceased person jointly with the survivor or survivor, and after the death of the last survivor with the representative of all jointly। पता नहीं पूरा दिमाग में कचरा हो गया, क्या बोल रहा है, एग्जांपल से समझ में आएगा। ए इन कंसिडरेशन ऑफ 5,000 lent to him by B and C promises B and C jointly to repay them the sum with interest on a day specified। अभी तक अपन क्या एग्जांपल देख रहे थे पता है, ये उसका पूरा उल्टा है, समझाता हूं इधर। अभी तक अपन देख रहे थे कि ए बी और सी हैं, वो क्या कर रहे हैं, डी को प्रॉमिस कर रहे हैं। अभी तक क्या था, प्रोमिसर से ज्यादा थे, अभी तक क्या थे, प्रोमिसर ज्यादा थे, और पहली लाइबिलिटी प्रोमिसर की होती है, उनको काम करना है प्रोमिसी को। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे है ई, जिसने ए और बी से, सी को हटा देते हैं, अपने ऊपर वाले एग्जांपल को देखते हुए चलेंगे, जहां पे रुक जाओ, उसके एग्जांपल के हिसाब से सेट कर देते हैं। जहां पे कौन है, ए है, उसने बी और सी से, ए ने क्या किया है, बी और सी से पैसा उधार लिया है। अब ए को क्या है, पैसा चुकाना है, इसको, बी को और सी को। अब मान लो बी की डेथ हो जाती है, बी की डेथ हो जाती है, ए ने कितना उधार लिया था भैया, 5,000 मान के चलते, 2,500 उसको दोनों को लौटाने हैं, बट लौटाने से पहले बी की डेथ हो गई। तो मेरे को बताओ, क्या ए को कोई पैसा नहीं देना है जितना बी का बनता था, यानी क्या ऐसा होगा कि सिर्फ बी जो है वो 2,500 रुपए सी को दे दे और बोल दे कि भैया मैं लाइबिलिटी से मुक्त हो गया, क्या ऐसा होगा, क्या, आंसर इज नो। क्या बोल रहा है, द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट विद बीज रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद सी ड्यूरिंग सीज लाइफ। अब बी तो चला गया, बट बी का जो पैसा है वो किसको देना पड़ेगा, बी के रिप्रेजेंटेटिव को देना पड़ेगा। बी का रिप्रेजेंटेटिव और सी आ जाएंगे पिक्चर में, और दोनों को 2,500 रुपए मिलेगा। अब मान लो सी भी चल बसते हैं भाई, अब सी भी चल बसे, तो सी के रिप्रेजेंटेटिव और बी के रिप्रेजेंटेटिव दोनों मिलके पैसा रिकवर करेंगे ए से। तो अभी तक अपन देख रहे थे कि मल्टीपल प्रोमिसर्स हो रहे थे, अभी तक क्या हो रहे थे, मल्टीपल प्रोमिसर हो रहे थे और सिंगल प्रोमिसी था। अब यहाँ पे
सिंगल प्रोमिसर है और मल्टीपल प्रोमिसी है। अगर अब उनके बीच में किसी प्रोमिसी की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, तो उनके रिलेटिव्स क्या है, पिक्चर में आ जाएंगे और वो काम करवा के लेंगे। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। तो ये था अपना सेक्शन नंबर 42 से लेके सेक्शन नंबर 45 तक। नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, सेक्शन नंबर 46 से 50 तक, जिसको अपन कवर कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी के साथ इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करूंगा। आई होप आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, कमेंट कर देना और आपके डाउट्स का जो जवाब है हमारी तरफ से जरूर जरूर से आपको मिल जाएगा। तो हैविंग सेड दैट, दिस इज मी नमन अग्रवाल साइनिंग ऑफ।